हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 3 चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस लेक्चर का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी की और एटम की स्टडी करके अपनी अपनी थ्योरी दी। फर्स्ट आते हैं इनमें डाल्टन, सेकंड आता है थॉमसन, थर्ड आते हैं रदरफोर्ड, फोर्थ आते हैं बोर्स। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डाल्टन। डाल्टन ने बताया कि कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और इन्हीं पार्टिकलों को हम कहते हैं एटम। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई मैटर है, ये इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, सही है। और इन्हीं पार्टिकलों को हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है। तो जो डाल्टन की थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, इन्हीं पार्टिकलों को हम कहते हैं एटम। सेकंड पॉइंट था डाल्टन की थ्योरी का कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट था जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट था डाल्टन की थ्योरी का कि अगर सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम साइज, सेम एटॉमिक मास एंड सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं। ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, ये दो सेम एलिमेंट हैं। ये एग्जांपल के लिए आयरन है, ये भी आयरन है। तो जो इनके एटम होंगे वो सेम साइज के होंगे, सेम एटॉमिक मास के होंगे एंड सेम प्रॉपर्टी के होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट मास के होते हैं। एग्जांपल के लिए ये कॉपर का एलिमेंट है, ये आयरन का एलिमेंट है। तो जो इनके एटम होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास के होंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये है ऑक्सीजन। हम इनके एटम को कंबाइन करके H2O बना सकते हैं। ठीक है। और ये हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है। तो डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट ये था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, इन पार्टिकलों को हम कहते हैं एटम। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है। नेक्स्ट था सेम एलिमेंट के एटम का शेप, साइज, प्रॉपर्टी सेम होती है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम का जो शेप, साइज और प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और लास्ट था दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम को हम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर डाल्टन की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट ड्रॉबैक जो डाल्टन ने बोला था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सही है। इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो ये एटम होता है हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बाद में साइंटिस्ट आते हैं वो इनको 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एटम को डिवाइड करता है। ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि जो एटम होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था, ये देखिए 1H1 1H2। तो ये सेम एलिमेंट हैं जिनके मास डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के
जो एटॉमिक मास होता है वो सेम हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या था, 19 P40 एंड 20 K40। यहाँ पे जो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम है इनके एटॉमिक मास सेम है, ठीक है। लास्ट ड्रॉबैक ये था कि हम सेम टाइप के एटम को मिला के डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डाल्टन की थ्योरी समझ में आई होगी। डाल्टन ने जो थ्योरी के मेन पॉइंट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डाल्टन ने बोला कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, इन्हीं पार्टिकल को हम एटम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एटम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। नेक्स्ट, सेम एलिमेंट के एटम का सेम मास, सेम साइज और सेम प्रॉपर्टी होंगी। डिफरेंट एलिमेंट के एटम का डिफरेंट मास, डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट साइज होगा, ठीक है। और हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इनकी लिमिटेशन क्या क्या थी? फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि जो एटम होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? सेम एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं आइसोटोप, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम का सेम मास हो सकता है, जिनको हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। और सेम टाइप के जो एटम को हम मिलाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन सेकंड साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी की और अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। इस पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन इम्बर्ड होते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। थॉमसन के इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने इस मॉडल में एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया। उन्होंने बताया कि जो ये रेड पोर्शन होता है वाटरमेलन का, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ये सीडेड होते हैं ब्लैक, ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो थॉमसन का मॉडल था उसमें उन्होंने बताया कि जो ये एटम होता है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है जिसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर का होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं वो उसमें इम्बर्ड होते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए जो पूरा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो थॉमसन मॉडल के हैं उसके कुछ ड्रॉबैक हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक ये होता है कि जो थॉमसन होता है वो एटम को स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो ये सिंपल जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। सेकंड, इनकी जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में देखने को मिलता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ड्रॉबैक है थॉमसन का, वो फर्स्ट तो यही है कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। सेकंड क्या है कि ये न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि इनके एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम होता है उसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड थर्ड साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी की और अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक गोल्ड फॉइल पेपर को लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की, जिसमें उन्होंने देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं वो फॉइल से पास हो जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और केवल कुछ ही पार्टिकल जो कम्प्लीटली बैक आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक गोल्ड की फॉइल को लिया जिसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल की
बॉम्बर्डिंग की, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं वो इस फॉइल से पार हो जा रहे हैं, ठीक है, पास हो जा रहे हैं आराम से, ठीक है। केवल कुछ ही पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, केवल कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं और बहुत ही कम पार्टिकल जो कंप्लीटली बैक आ रहे हैं, ठीक है। या आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल हैं मोस्टली क्या हो रहे हैं, पार हो जा रहे हैं। केवल कुछ ही पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत ही कम पार्टिकल जो कंप्लीटली बैक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पर इन्होंने क्या किया, अपना एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया। तो इन्होंने फर्स्ट देखा कि जो एटम होता है उसका मोस्ट पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है, सही है। ये कोई अगर एटम है तो इसमें मोस्ट पार्ट क्या है, खाली है। जिस पार्ट में जब अल्फा पार्टिकल पड़ आ रहा था तो वो इससे एकदम पार हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। आप ये डायग्राम में देखिए, ये न्यूक्लियस है रेड वाला और ये पूरा एटम है। तो जो ये न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन का इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। लास्ट इन्होंने बताया एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल नंबर के होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इनके जो थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट इन्होंने क्या बताया, कोई भी एटम है तो उसका जो मोस्टली जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया इसके सेंटर पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। थर्ड इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। फोर्थ इन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि जो रदरफोर्ड थे वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था, रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट था ऑर्बिट में उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड्स फोर्थ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटम की स्टडी किया और अपना एटॉमिक मॉडल तैयार किया। बोर्ड्स ने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को सॉल्व किया और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम ऑर्बिट या सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रिवॉल्व होंगे जब तक हम उसमें एनर्जी ऐड या रिमूव ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला अगर हम इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ऐड करते हैं तो वो लो एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करेगा और अगर हम एनर्जी रिमूव करते हैं तो वो हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जंप करेगा। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका इस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, तो इस सेल को हम कहते हैं ऑर्बिट या सेल्स, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो इसी पाथ में मूव करेगा, ठीक है, जब तक कि हम उसमें एनर्जी ऐड ना करें, ठीक है। अगर हम इसमें एनर्जी ऐड करते हैं, हमने एनर्जी ऐड की तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नेक्स्ट सेल में जंप करेगा, ठीक है। अगर हमने फिर से एनर्जी इसमें ऐड की तो ये नेक्स्ट से नेक्स्ट सेल में जंप करेगा। इसी का अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन ये लास्ट सेल में है या किसी भी सेल में और हमने इसकी एनर्जी रिलीज कर दी या रिमूव कर दी तो ये हायर सेल से लोअर सेल में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रदरफोर्ड ने फर्स्ट क्या बोला, एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में मूव करता रहेगा जब तक हम उसमें से एनर्जी ऐड या रिलीज ना करें। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बोला अगर हम एनर्जी ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करेगा और अगर हम एनर्जी रिमूव करेंगे तो वो हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में
जंप करेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं जिससे हम अलग अलग चीज़ से डिनोट करते हैं। इसमें हम KLMN से डिनोट करते हैं या n = 1 2 3 4 इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम में डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे बोर्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल से कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने बताया किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n हो सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। तो आप ये देखिए, यहाँ पे हमने कहा था कि L M N क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे K वाले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 2n⁻², तो n की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पे आ गया 2। सही है, नेक्स्ट में यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2⁻² × 2, तो ये आ गया 8। नेक्स्ट है n⁻3, तो ये आ गया 18। तो आप जो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ओनली 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अब अगर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 आ रहा तो आप इसको 2 × 8 × 8 में ब्रेक करोगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप एक ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपने एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो आप ये देखोगे कि इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, सेकंड में 8, देन 3। तो जो आउटर मोस्ट सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, देन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप फिल करोगे। ठीक है, और एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ये ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और एटॉमिक मास है 16। ठीक है, तो एटॉमिक मास 16 हो गया, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, तो आप न्यूटन को कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ये हो गया 16, ये हो गया 8, तो आप न्यूटन को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 6। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्टेन रूल है। ऑक्टेन रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में आपके केवल ओनली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपका ये कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 18, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, देन आपका 8। सही है, एग्जांपल के लिए आपका ये 36 है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, देन आपका 18, देन आपका 8। तो ये आपको ऑक्टेन रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने सभी टॉपिकों को डिस्कस किया। एक बार इस चैप्टर की क्विक रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर 4 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट थे डाल्टन, सेकंड थे थॉमसन, थर्ड थे रदरफोर्ड, फोर्थ थे बोर। डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और इन पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। फोर्थ, इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के एटम सेम साइज, सेम मास, सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मास, डिफरेंट साइज के होते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनको हम फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डाल्टन थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का और इस पार्टिकल को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस एटम को 3 पार्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक था कि जो डाल्टन ने कहा था कि जो सेम एलिमेंट होता है उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम होता है, लेकिन हमने देखा कुछ एलिमेंटों का एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, जबकि वो सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल ये 2 थे। ठीक है,
नेक्स्ट जो ड्रॉबैक था डाल्टन थ्योरी का, उन्होंने कहा था जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके जो जो मास होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो पोटेशियम और कैल्शियम था उनका जो एलिमेंट तो ये डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम था दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि जो एटम होते हैं, जो सेम एलिमेंट एटम को हम मिला के जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखा, जिसमें थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है जिसका साइज 10⁻⁻10 मीटर का होता है और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। इनके इस मॉडल को वाटर मेलन मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने इसको वाटरमेलन से कंपेयर किया था, जिसमें इन्होंने रेड पार्ट को क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये ब्लैक पार्ट है सीड, इसको इन्होंने निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन कहा था। ठीक है। यहाँ पर थॉमसन मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक थे। फर्स्ट तो ये जो थॉमसन का मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रॉन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पे रदरफोर्ड हुए। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसके लिए इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया जिसपे इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की। इन्होंने देखा कि मोस्टली जो पार्टिकल हैं वो फॉइल से पास हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और केवल कुछ ही पार्टिकल जो कम्प्लीटली बैक आते हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। ठीक है। ये आप डायग्राम के थ्रू समझिए। ये यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग की तो मोस्टली जो पार्टिकल है वो फॉइल से पास हो जाते हैं। सही है। कुछ पार्टिकल अपने पास से डिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ कम्प्लीटली बैक आते हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि जो एटम होता है उसमें बहुत सारा खाली स्पेस होता है, जो आपको नीला नीला दिख रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इनके भी कुछ लिमिटेशन थे। फर्स्ट लिमिटेशन तो जो रदरफोर्ड होता है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड फेल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोर्स मॉडल था। बोर्स ने क्या किया, जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक था उसको सॉल्व किया और एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि एटम में जो सेंटर न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट या सेल्स। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने सेल में ही रिवॉल्व करेंगे जब तक हम उसमें एनर्जी ऐड या रिमूव ना करें। ठीक है। और अगर हम एनर्जी ऐड करेंगे तो वो लो एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करेंगे, और अगर हम एनर्जी रिमूव करेंगे तो वो हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में जंप करेंगे। ठीक है। सेल्स को हमने KLMN से डिनोट करते हैं या 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम। ये इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इसके सेल्स हैं। ठीक है। इन सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है। इनको हम एनर्जी सेल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ये इस सेल में रिवॉल्व हो रहा है, मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसकी एनर्जी रिमूव करूंगा तो ये हाई सेल से लो सेल में जंप करेगा। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट सेल में। ठीक है। इसको हम किसके बेस पे करते हैं, बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल से। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो, कितने हो सकते हैं, 2n⁻²। सही है, 2n⁻²। सही। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। अगर फर्स्ट सेल होगा तो वहाँ पे n की वैल्यू 1, सेकंड सेल होगा तो n की वैल्यू 2। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सही है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे ऑक्टेन रूल। ऑक्टेन रूल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। सही है। तो ये हमें ऑक्टेन रूल
देखा। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है।